नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं विपुल, आपका दोस्त, एक बार फिर से आपके बीच जुड़ चुका हूं और आज इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, स्टैंडर्ड 800 का सीरीज चल रही है, जिसमें से 800 और 805 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और आज रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके बीच 810। मैंने सोचा यार जब करा ही रहे हैं तो सब कुछ ही करा देना, पूरी सीरीज क्यों ना करा दी जाए। तो 810 के साथ आपके बीच जुड़ चुका हूं और 810 देखिए थोड़ी सी बड़ी सीरीज है। तो अगर आप बात करें इस पूरी सीरीज 800 की सीरीज में से 810 एक थोड़ा सा बड़ा और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टैंडर्ड मेरे को लगता है ऐसा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आप देखिए 800 और 805 तो बहुत छोटे छोटे से थे, लेकिन 810 थोड़ा बड़ा है। इसकी भी मैंने जैसे आपको नोट्स हैं वैसे यहाँ पर बना दिए हैं, अगर आपको चाहिए हो तो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। तो बिना देर करे स्टार्ट करेंगे। देखिए, एक बार मैं आपको बस ये कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब भी मेरी मोटिवेशन है। बस इसी तरीके से अपना प्यार देते रहे जैसे आप प्यार देते आ रहे हैं। आपने और भी नई नई वीडियोस के साथ आता रहूंगा। आप बस सजेशन दे, आप बस टॉपिक बताएं मेरे को, उसी वीडियो के साथ आने की कोशिश करूंगा। बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये है वो नोट्स जो मैं आपको कह रहा था मैंने बनाए हैं, इसमें कुछ कीवर्ड्स हाईलाइट करे हैं। बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए, 810 किसके बारे में बात करता है? 810 बात करता है एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसके ऊपर? एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ आ गया? अब आप कहेंगे कुछ समझाया तो है नहीं, कहां से समझ आएगा? तो मैं आपको समझा दूं कि ये क्या कह रहा है। देखिए, समरी, सबसे पहले तो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है? देखिए, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है एब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा इंटर में। एब्रिज्ड मतलब एक तरीके से वही समराइज्ड ही मतलब होता है। द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट इट कंटेन्स लेस डिटेल्स देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर ऑडिट करता है। देखिए, एक हम बनाते हैं फुल फ्लैश अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको हम ऑडिटर से ऑडिट कराते हैं, ठीक है? वो ऑडिट कर देता है। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिटेड होती है, उसके अंदर में से डिराइव की गई एक समराइज्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं यहाँ पर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब उसी जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, जिसका हमने प्रॉपर तरीके से ऑडिट किया है, 705 में ऑडिटर ने ओपिनियन दिया है, उसी में से यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट निकाले जाते हैं या समराइज वर्जन निकाला जाता है, उसको समराइज किया जाता है। और ये क्या कह रहा है कि लेस डिटेल्स देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समझ आ गया? ये होता है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये स्टैंडर्ड कहता है रिपोर्ट। और रिपोर्ट कौन देता है? कि क्या कहता है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू रिपोर्ट ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स derived from the financial statement audited as per the accounting standard। मतलब जो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हमने जो यहाँ पर ऑडिट किया है, उसका यहाँ पर क्या करता है, उसकी रिपोर्ट के ऊपर ऑडिटर यहाँ पर अपनी वो देता है, मतलब रिपोर्ट देता है इसके ऊपर, ठीक है? जो स्टेटमेंट जो है ना, ये डिराइव किससे हुई है? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो ऑडिट करी है हमने एज पर ऐसे, ठीक है? ऑर्डिनरली बाय द सेम ऑडिटर। मतलब मोस्टली वही सेम ऑडिटर ही होता है जिसने यहाँ पर फुल फ्लैश बनाई है, वही यहाँ पर इसके ऊपर वो बात कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद अगर आप बात करें बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, ये क्या है? ये 210। ये हर स्टैंडर्ड में हम बात कर रहे हैं कि आपको ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले क्या करना होता है। तो देखिए, एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर द अप्लाइड क्राइटेरिया आर एक्सेप्टेबल। क्या जो अप्लाइड क्राइटेरिया है वो एक्सेप्टेबल है भी या नहीं। अब आप पूछेंगे यार ये अप्लाइड क्राइटेरिया क्या होता है? हर बार हम पढ़ते थे एफआरएफ पढ़ रहे थे, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, एफआरएफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये पढ़ रहे थे। तो ये अप्लाइड क्राइटेरिया क्या है? तो मैं आपको बता दूं, देखिए इस स्टैंडर्ड के अंदर आपने जहां भी पढ़ेंगे एफआरएफ आपको कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगा। आपको एफआरएफ की जगह मिलेगा अप्लाइड क्राइटेरिया वर्ड यूज्ड। और अप्लाइड क्राइटेरिया क्या होता है? द क्राइटेरिया अप्लाइड बाय द मैनेजमेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो क्राइटेरिया मैनेजमेंट ने यूज किया है ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, वो होता है अप्लाइड क्राइटेरिया। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बना रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? मैनेजमेंट। और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कौन बनाता है? मैनेजमेंट। तो वो जो क्राइटेरिया वो अप्लाई कर रहे हैं उस समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए, उसको कहते हैं अप्लाइड क्राइटेरिया। डिटरमाइन करना है कि क्या ये क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है या फिर नहीं, ठीक है? उसके बाद ये क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किस चीज की, कि वो चेक कर सके कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है क्या वो कंसिस्टेंट है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स। ये वर्ड आपको आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा, बार बार आपको ये लाइन रट लेनी चाहिए कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द अप्लाइड क्राइटेरिया। ये आपको मैं आगे दिखाऊंगा, बार बार यूज होगा। जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है इसके अंदर लिमिटेड डिस्क्लोजर्स होते हैं, क्योंकि यार ऑब्वियस ही बात है, कॉमन सेंस वाले पॉइंट है, कोई इतना खास नहीं था। जब यहां से अब आपका मेन जो चैप्टर शुरू होता है, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन है, माफ कीजिए। ये क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द अप्लाइड क्राइटेरिया। ये आपको हर स्टडी मटेरियल में मिलेगा,
स्टडी मैट में भी मिलेगा, किसी भी ऑथर की किताब देंगे उसमें भी मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 4 पॉइंट आपको याद करने हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द अप्लाइड क्राइटेरिया। एक तो आपका हो गया नेचर ऑफ द एंटिटी, दूसरा होगा आपका पर्पस ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या वो पर्पस है, नेचर क्या है, उसके बाद इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और ये क्या कह रहा है, वेयर अप्लाइड क्राइटेरिया विल रिजल्ट्स दैट आर नॉट मिसलीडिंग। मतलब आपको ये 4 पॉइंट याद करने हैं। एक क्या है, नेचर ऑफ द एंटिटी, द पर्पस ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स, और दूसरा द इंफॉर्मेशन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर नॉट मिसलीडिंग। ये 4 पॉइंट आपको याद करने हैं। देखिए इसके अंदर आपको याद तो करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे ये वाले पॉइंट, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, बस आपको जैसे तैसे करके ये 4 पॉइंट आपको रटने पड़ेंगे। एक नेचर, दूसरा पर्पस, उसके बाद इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स, और लास्ट वाला ये नॉट मिसलीडिंग वाला। ठीक है, उसके बाद अगला एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आपको क्या करना है, ऑब्टेन द एग्रीमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट दैट इट एक्नॉलेजेस एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बना रही है, मैनेजमेंट बना रही है, तो हम क्या करेंगे, ऑडिटर क्या करेगा, उनसे एक एग्रीमेंट ले लेगा। एग्रीमेंट 580 आपको याद होगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं आप, एग्रीमेंट लेंगे किससे, मैनेजमेंट से, कि क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर अंडरस्टैंड करती है और एक्नॉलेज कर रही है, किस चीज की, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द अप्लाइड क्राइटेरिया। जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया बना रही है या नहीं, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है या नहीं, और जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो इंटेंडेड यूजर जो है उनको वो बिना डिफिकल्टी के प्रोवाइड करेगी। समझ आ गया। जो भी देखिए, जो जिसको आप समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको कैसे पता चलेगा कि मतलब उसको प्रॉपर तरीके से जानने के लिए उसके साथ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देना जरूरी है। उनको बिना किसी डिफिकल्टी के वो देनी पड़ेगी, क्योंकि तभी वो अंडरस्टैंड कर पाएगा प्रॉपर तरीके से। यार आप एक मेरे को बात बताइए, अगर मैं आपको एक पेज के समरी पकड़ा दूं किसी टॉपिक की, जब तक आप प्रॉपर आप उसको रीड नहीं करेंगे स्टैंडर्ड्स को, वो अंडरस्टैंडिंग कैसे मिलेगी, वो क्लैरिटी कैसे मिलेगी। आपको थोड़ा सा आइडिया जरूर मिल सकता है उससे समरी से, लेकिन आपको वो एक प्रॉपर डिटेल में एक एग्जैक्ट आपको एश्योरेंस नहीं मिल सकता उससे। तो ये चीज थी। उसके बाद क्या कह रहा है, टू इंक्लूड द ऑडिटर रिपोर्ट ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट जिसके अंदर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वहां पर ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड होनी जरूरी है। और आखिरी पॉइंट क्या है, एग्री विद द मैनेजमेंट ऑन द फॉर्म ऑफ द ओपिनियन। समझ आ गया। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि बिफोर एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस आप क्या क्या करेंगे, आप डिटरमाइन करेंगे अप्लाइड क्राइटेरिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, एग्रीमेंट लेंगे किससे, मैनेजमेंट से, कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है, और तीसरा क्या करेंगे, एग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट। एक क्वेश्चन तो आपका ये बन सकता है कि एक्सेप्टेंस से पहले आप क्या करेंगे। दूसरा आपका बन सकता है क्वेश्चन फैक्टर्स वाला, और तीसरा आपका बन सकता है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन वाला। तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पहले पेज के अंदर ही आपके खत्म हो गए, आ सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, ये आ भी रखा है और शायद ये स्टडी मटेरियल में भी है। बाकी ये जो क्वेश्चन है वो है जो मैं आपको बता रहा हूं कि आ सकते हैं। उसके बाद बात करें नेचर ऑफ द प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर। नेचर कौन से है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पेपर में आ सकता है और ये आ भी रखा होगा। अगर पास्ट की बात करें, जो हमारा ओल्ड कोर्स होता था, तो इसकी बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने यहाँ पर क्या इवेल्युएट करना है, प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर, नेचर ऑफ प्रोसीजर्स, इवेल्युएट वेदर द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज द समराइज्ड नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाइड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या वो प्रॉपर तरीके से एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर रहा है समरी नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। इवेल्युएट करना है कि क्या समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हमारी, वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर रही है अप्लाइड क्राइटेरिया, जो उनका अप्लाइड क्राइटेरिया है उसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर रही है। क्या हमारी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर द अप्लाइड क्राइटेरिया। देखिए क्या क्या पढ़ा हमने, जो हमारी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो एज पर द अप्लाइड क्राइटेरिया बनी है या नहीं, क्या उसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया जा रहा है अप्लाइड क्राइटेरिया के तरह, या फिर और जो आपकी जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया जा रहा है। ये 3 पॉइंट तो ये हो गए। उसके बाद कह रहा है वेयर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेड अवेलेबल टू द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी। ये पॉइंट हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये अनड्यू डिफिकल्टी के बिना उनको प्रोवाइड कर देनी है। क्या चीज, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है आपका, व्हेन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट अकम्पनीड बाय द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ आपको डिस्क्राइब करना है कि आपको कहां से अवेलेबल होगी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। साफ साफ आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। अगर वो देखिए, अगर आप समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ
आप ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वही वो कह रहा है कि विदाउट डिफिकल्टी आप उनको प्रोवाइड कर दो। अगर आप नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, नॉट अकम्पनीड बाय, तो आपने क्या करना है, तो आपको उसके साथ साथ क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि आपको वहां पे कहां से मिलेगी ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपको कहां से अवेलेबल होगी, ठीक है, उनको जो कि यूजर्स है। उसके बाद शुरू होता है ये एक इंपॉर्टेंट रिपोर्टिंग के पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रिपोर्टिंग के अंदर एक होगा आपका अनमोडिफाइड ओपिनियन, और क्या फ्रेज यूज होगी उसके अंदर मैं आपको बता दूं, ये आपको फ्रेजेस रटनी है, ये बार बार यूज होगी। ये क्या है, द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ऊपर भी हमने पढ़ा था, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स are consistent in all material respects with the audited financial statement as per the applied criteria। जो हमारी summary financial statement है वो consistent है हर एक material respect में with the audited financial statement as per the applied criteria। और दूसरा, summary financial statements are the fair summary of the audited financial statement। जो summary financial statements है वो क्या है, fair summary है of audited financial statement as per the applied criteria। समझ आ गई, ये दो फ्रेज आपको रटनी है, बार बार ये यूज आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर लॉ और रेगुलेशन कहता है, लॉज एंड रेगुलेशंस कहते हैं कि आपको वर्डिंग ऑफ ओपिनियन जो है समरी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिफरेंट है, डिफरेंट यूज करना है अबव से। ये जो आपने वर्डिंग यूज करी है, लॉ और रेगुलेशन यहाँ पर इससे डिफरेंट ओपिनियन देता है उसके ऊपर, तो आप क्या करेंगे, आप अप्लाई करेंगे अबव प्रोसीजर्स, और कोई और फर्दर प्रोसीजर्स है नेसेसरी वो भी परफॉर्म करेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि जो हम चेंज कर रहे हैं वर्डिंग के अंदर, कोस मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या वो मिसअंडरस्टैंडिंग कोस करेगी ये वर्डिंग जो हम चेंज कर रहे हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, आप एक एडिशनल एक्सप्लेनेशन लगा देंगे ताकि आप मिटिगेट कर सके पॉसिबल मिस स्टेटमेंट्स को। अगर वो मिटिगेट नहीं हो सकती तो डू नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट। समझ आ गया कि आपको एक्सेप्टेंस नहीं लेनी किसकी, एंगेजमेंट की, अगर आप वो मिटिगेट नहीं कर पा रहे रिस्क। अगर लोअर रेगुलेशन कह रहे हैं कि आप यार इसकी वर्डिंग चेंज करो जो आपने ऊपर ये फ्रेजेस दिए हैं, और अगर आप वो फ्रेज यहाँ पर वर्डिंग चेंज करके आप उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है वो, उसके ऊपर एफर्ट्स डालो, अपनी एडिशनल एक्सप्लेनेशन दो। अगर आप वो देके भी आप मिटिगेट नहीं कर पा रहे तो आप एक्सेप्टेंस मत दो। समझ आ गई बात, ये था इसके अंदर, बहुत इजी था। कोई दिक्कत है यार बेझिझक होकर एक मैसेज कर देना मेरे को, आपको मैं बिल्कुल अच्छे से आराम से बता दूंगा एक बार अगर दिक्कत है। उम्मीद करता हूँ देखिए आपको समझ आ रहा होगा, अगर समझ आ रहा है तो यार प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब भी मोटिवेशन है, नहीं तो और कोई दूसरा एक मोटिवेशन का सोर्स है ही नहीं यार ये वीडियो बनाने का। तो देखिए अब करते हैं एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन। टाइटल, एड्रेसी, इंट्रो पैराग्राफ, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटमेंट दैट ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन, पैरा क्लियरली एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन, और ऑडिटर सिग्नेचर। ये सब चीजें आपको पहले ही पता है, ऑडिट रिपोर्ट में जो देते हैं वही सारी चीजें हैं, इसके अलावा कुछ खास इसमें नहीं था, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद बात करें कि ऑडिट रिपोर्ट की डेट क्या होगी, कौन सी ऑडिट रिपोर्ट की, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली जो ऑडिट रिपोर्ट होगी उसकी क्या डेट होगी, जो कि डेट होगी ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, या फिर जिस दिन आप ऑब्टेन करेंगे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू बेस द ओपिनियन इंक्लूडिंग द एविडेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड। जिस दिन आप सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ओपिनियन, यहाँ पर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लेंगे, किसका, ओपिनियन देने का कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर हुई है, उस दिन देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, एक ये सीए मधुर करके यार एक क्वेश्चन आता है आपके स्टडी मटेरियल में है, मैंने इसके अंदर क्या है, ये क्या कहता है, देखिए ये कहता है एक इशू हुई है ऑडिट रिपोर्ट 15 जून को। ये कौन सी है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपकी ऑडिट हो गई थी। एक आपकी ऑडिट रिपोर्ट हुई है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, ये हुई है 15 जुलाई को। अब इसे एक क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसके बीच के जो पीरियड है, इसके बीच में ऑडिटर की क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोई रिपोर्टिंग करे। तो मैं आपको बता दूं बिग नो। क्या लिखा है यहाँ पर, ऑडिटर रिपोर्ट ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड स्टेट दैट द summary financial statement and the audited financial statement do not reflect the effects of the event that occurred subsequent to the date of the audit report। मतलब जो दोनों ऑडिट रिपोर्ट और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो रिपोर्ट है उसके बीच का जो सब्सिक्वेंट पीरियड, जो टाइम पीरियड है, उसके बीच की कोई भी आपको कोई भी यहाँ पर नहीं, कुछ भी नहीं करना, कोई रिपोर्टिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। ये देखो, डू नॉट रिफ्लेक्ट द इफेक्ट्स ऑफ द इवेंट्स दैट अकर्ड। क्या, डोंट रिफ्लेक्ट द इफेक्ट्स ऑफ द इवेंट दैट अकर्ड subsequent to the date of the audit report on the audited financial statement। समझ आया। उसके बाद अगर हम बात करें ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इंपॉर्टेंट है
मार्क कर दीजिए। वही लाइनें जो ऊपर मैं आपको बता रहा हूं ना, वही बार बार यूज होती रहेगी। अनमॉडिफाइड ओपिनियन में क्या लिखेंगे आप कि ऑडिटर इज सेटिस्फाइड दैट द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द अप्लाइड क्राइटेरिया। सेम वही चीजें आपको मैंने जो यहाँ पर ऊपर बताई थी, वही सेम लाइनें यहाँ पर रिपीट हो रही है जो यहाँ ऊपर मैंने बताई। रट लो आपको कहा था ना, ये वही चीज यहाँ पर भी बता रहा है अनमॉडिफाइड ओपिनियन की। उसके बाद अगर मॉडिफाइड ओपिनियन की बात करें तो एग्जैक्टली सेम लाइन आपको ये जो ऊपर के 2 पॉइंट्स है ना नीचे लिखने हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, नॉट कंसिस्टेंट, नॉट फेयर। यहां पर आप क्या लिख देंगे, नॉट कंसिस्टेंट, इसके आगे यहां पर नॉट फेयरली, बस ये फर्क है। बाकी एग्जैक्ट सेम आपको मॉडिफाइड ओपिनियन के फ्रेज लिखना है। उसके बाद साथ में लिखना है मैनेजमेंट डज नॉट एग्री टू मेक द चेंजेस। अगर मैनेजमेंट डज नॉट एग्री टू मेक द चेंजेस, आप एडवर्स ओपिनियन दे दो। अगर मैनेजमेंट ओपिनियन अपना मतलब चेंज करने के लिए रेडी नहीं है जो आप कह रहे हैं उसको, तो आप उसको एडवर्स ओपिनियन दे दो, नेगेटिव ओपिनियन दे दो। ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद क्या कह रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि ऑडिट रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्वालिफाइड द ईओएम पैराग्राफ और द क्वालिफाइड ओपिनियन। तो आप क्या करेंगे, ऑडिटर रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन द एडवर्स और डिस्क्लेमर ओपिनियन। मतलब क्या है, जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, अगर आपने उसको क्वालिफाई करा है ऑडिटर ने, या ईओएम पैराग्राफ दिया है या फिर एडवर्स दिया है, तो आप अब क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, स्टेट करेंगे द ऑडिट रिपोर्ट ऑन, जो आपकी ना जब आप ऑडिट रिपोर्ट देंगे इसकी समरी वाली की, तो आप वहां पे क्या लिखेंगे, स्टेट दैट द ऑडिट रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर ये पूरी लाइन कंटेन्स क्वालिफाइड ओपिनियन ईओएम एंड अदर पैराग्राफ। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या, डिस्क्राइब द बेसिस फॉर द क्वालिफाइड ओपिनियन। जो आपने ऊपर ये जो आप दे रहे हो यहाँ पर ओपिनियन, इसका बेसिस क्या है। उसके बाद अफेक्ट क्या है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। सेम ऐसा ही यहाँ पर आपको एग्जैक्ट वही चीज लिखनी है, द स्टेट द ऑडिट रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और सेम यही वाली लाइन कंटेन द एडवर्स और डिस्क्लेमर ओपिनियन। उसके बाद सेकंड क्या है, डिस्क्राइब, आप क्या करेंगे, बेसिस, जो आप ये ओपिनियन दे रहे हैं ऊपर उसका बेसिस क्या है। उसके बाद इसमें क्या है, स्टेट द रिजल्ट ऑफ द एडवर्स और द डिस्क्लेमर एंड, और आपको साथ में क्या लिखना है, इट्स इनएप्रोप्रिएट टू एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। की इनएप्रोप्रिएट है कि यहाँ पर आप कोई ओपिनियन एक्सप्रेस करें समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। देखिए जो मोटा मोटा था ना, मैं आपको बता दूं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट था, नेचर तो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए थे, और साथ में ये वाला पेज, ये 3-4 क्वेश्चन ही है जो मेन मोटे मोटे आपको किसी भी, अगर आपने अच्छे ऑथर की क्वेश्चन बैंक यूज कर रहे हैं या स्टडी मटेरियल देख रहे हैं, तो ये मोटे मोटे आपको दिखेंगे, और कुछ इस चैप्टर में बचा नहीं है। मैं आपको बता दूं, देखिए हमारी वीडियो कितनी देर की हो गई है, ये वीडियो 17 मिनट की हो गई है, 20 मिनट की मैक्सिमम जाएगी। देखिए इसको फटाफट निपटा देते हैं, कुछ खास नहीं है। देखिए ये क्या कह रहा है, ऑडिटेड समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटेड अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। देखिए यार, अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन आपको याद होगा, ऐसे 700 में हम पढ़ते थे, वही चीज है। ये क्या कह रहा है, इवेल्युएट वेदर द अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन presented with the summary financial statement clearly differentiated from the summary financial statement। कि आप यहाँ पर जो सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको आप क्लियरली डिफरेंशिएट किससे कर रहे हैं, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ। क्योंकि यार देखिए, अब आप खुद बताइए, एक अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है, आप उसको अगर डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, तो एक जो मतलब लेमैन है या फिर कोई एक अदर पर्सन है, उसको कैसे पता चलेगा कि ऑडिटर ने इसके ऊपर ओपिनियन दिया है नहीं दिया। मतलब आप खुद सोचिए ना, वो एक एडिशनल आप सप्लीमेंट्री शीट लेते हैं पेपर में, उसको और उसको डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा ना दोनों को, कि ये आपकी मेन शीट है, ये आपकी वो है। तो वैसे ही आपको क्लियरली डिफरेंशिएट करके चलना पड़ेगा कि प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि क्लियरली डिफरेंशिएट हो। अगर वो डिफरेंशिएटेड नहीं है तो आपने क्या करना है, आस्क मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को कहो कि भाई इसकी प्रेजेंटेशन को चेंज कर दे। ठीक है। अगर मैनेजमेंट मना कर दे, मान जाए तो कोई बढ़िया बात है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, और मना कर दे तो आप क्या करें, एक्सप्लेन इन द ऑडिट रिपोर्ट दैट सच इन्फॉर्मेशन इज नॉट कवर्ड इन द रिपोर्ट। साफ साफ ऑडिटर तो अपना क्या करेगा, साफ साफ अपनी रिपोर्ट में लिख देगा कि भाई मेरे को नहीं पता इस इन्फॉर्मेशन के बारे में, मैंने इसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कवर नहीं किया, ना मैंने इसका ऑडिट किया है। ठीक है, ये ऑडिटर करेगा। एक लास्ट एक टॉपिक जो बचता है वो ये है ऑडिटर्स एसोसिएशन। इसका कोई क्वेश्चन तो नहीं है यार, लेकिन स्टडी मैट में था तो मैंने सोचा क्यों ना कवर कर लिया जाए, जब इतना कर रहे हैं तो ये भी कर ले। ठीक है, कह रहा है, if the entity plans to state that the auditor has reported on the summary financial statement in a document containing a summary financial statement without the audit report,
ऑडिटर शेल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू इंक्लूड द ऑडिट रिपोर्ट, मतलब अगर एंटिटी ने कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट यूज किया है जो मतलब उसमें बिना किसी मतलब समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर वो बिना ऑडिटर रिपोर्ट के यहाँ पर इशू किया है, तो मैनेजमेंट को कहो कि भाई तू अपनी जो ऑडिटेड रिपोर्ट है ना हमारी उसको साथ में लगा के चल। क्योंकि अगर मैनेजमेंट ऐसा नहीं कर रही तो ऐसा क्या होगा कि एक तरीके से गलत इंप्रेशन जाएगा कि यार ऑडिटर ने इस समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया है, और जबकि उसने ना किया हो। तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट होगा तो उसको आपको क्लियरली वो करके चलना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑडिटर कहेगा कि आप उसको इंक्लूड करें। उसके बाद अगर मैनेजमेंट डू नॉट डू सो, अगर मैनेजमेंट नहीं करती तो एप्रोप्रिएट एक्शन लो टू प्रिवेंट द मैनेजमेंट फ्रॉम इनएप्रोप्रिएटली, ये क्या लिखा है एक बार दोबारा पढ़ते हैं इसको। appropriate action to prevent the management from inappropriately associating the audit report with the summary financial statement, proper actions लो ताकि वो associate ना कर सके inappropriately, ठीक है। मैनेजमेंट को ऐसा करो। उसके बाद ये कह रहा है ऑडिटर में बी एंगेज्ड इन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हाइल ऑडिटिंग द, ये कोई खास बात नहीं है। देखिए अगर ऑडिटर को लगता है, उसको अवेयर हो गया है कि एंटिटी प्लान कर रही है कि स्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट दैट रेफर्स टू द ऑडिटर, उसको सेटिस्फाई अपने आप को क्या करना है कि जो रेफरेंस दिया ना, रेफरेंस टू द ऑडिटर इज मेड इन कंटेक्स्ट विद द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जो रेफरेंस दिया ना तो रेफरेंस द ऑडिटर इज मेड इन कंटेक्स्ट विद द ऑडिटर्स रिपोर्ट, मतलब जो रेफरेंस दी है वो उस कंटेक्स्ट में होनी चाहिए। किसके कंटेक्स्ट में? जो ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर दी थी। और दूसरा क्या, स्टेटमेंट डज नॉट गिव द इंप्रेशन दैट द ऑडिटर हैज रिपोर्टेड ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या चीज? द स्टेटमेंट जो है वो इंप्रेशन नहीं देनी चाहिए ऐसा कि ऑडिटर ने यहाँ पर रिपोर्ट करा है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। ये साफ साफ यहाँ पर एक या तो उसका रेफरेंस होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए कि स्टेटमेंट साफ साफ देनी चाहिए, इंप्रेशन होना, डज नॉट गिव द इंप्रेशन दैट ऑडिटर हैज रिपोर्टेड द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ये दोनों कंडीशन मेट नहीं होती तो आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट क्या करेंगे कि चेंज करें स्टेटमेंट को, अगर वो, और नोट टू रेफर द ऑडिटर इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। वो कहेगा कि मेरा रेफरेंस मत दो या तो, और या फिर दूसरा क्या करो, चेंज कर दो स्टेटमेंट को, कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट मत यूज करो जिससे ऐसा मतलब गलत वो पड़े कि मैंने इनकी ऑडिट रिपोर्ट को ऑडिट किया है जबकि मैंने किया नहीं, या कोई आप मेरा रेफरेंस दे रहे हो, ऐसे फालतू में रेफरेंस ना दो। अगर यहाँ पर मैनेजमेंट नहीं करती है तो आप एप्रोप्रिएट एक्शन लो टू प्रिवेंट फ्रॉम, यहाँ पर जो ऊपर ये हमने पढ़ा था, एप्रोप्रिएट एक्शन लेना है आपने टू प्रिवेंट द मैनेजमेंट फ्रॉम इनएप्रोप्रिएटली एसोसिएटिंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट विद द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये था इस ऐसे के अंदर। उम्मीद करता हूँ यार देखिए आपको अच्छा लगेगा। मैंने अपनी तरफ से यार अपना एफर्ट पूरा डाला, बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़े से एफर्ट्स में कमी हल्की फुल्की रह सकती है, कुछ क्लैरिटी आपको ना मिली हो, कुछ पॉइंट्स में ऐसा हो सकता है कि मैं उतने अच्छे से आपको क्लियर ना कर पाया हूं, तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ ले यार, बेझिझक होकर हमेशा आपके लिए अवेलेबल हो, टेलीग्राम पर कर दे, व्हाट्सएप पे कर दे, कोई दिक्कत आए बेझिझक होकर आप मेरे से पूछ सकते हैं। बस आपका दोस्त विपुल इस तरीके से आपके बीच नई नई वीडियोस के साथ जुड़ता रहेगा। अपना प्यार दे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बता दें आपको अगली कौन सी वीडियो चाहिए। बस इसी तरीके से अपना प्यार देना ना भूले। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, बाय बाय।